नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार इसलिए कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और धन्यवाद बहुत बहुत इसलिए कि जहाँ कहीं शंका हो रही है या कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए आप लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो चलें, अब हम लोग इकाई 1 में जहाँ तक बताया हूँ उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं की भूमिका लिखी थी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक देवेंद्र नाथ शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न, नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी नामक पुस्तक के लेखक वहीं जो देवेंद्र नाथ शर्मा को जो है प्रेरित करने वाले शख्सियतों में से एक रहे हैं अनंतलाल चौधरी। तो अनंतलाल चौधरी ने ही नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी नामक पुस्तक का लेखन किया। और इनके बारे में और भी बता दें कि ये और भी जो है बहुत ये भी जो है सरल ढंग से ध्वनि विज्ञान पढ़ाते थे, ध्वनि शास्त्र। और इनकी एक और जो है, चूँकि इन्होंने हिंदी व्याकरणों का इतिहास पर अध्ययन किया है और उसी पर इनको डिलीट की उपाधि भी मिली थी। तो हिंदी व्याकरणों का इतिहास इन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य राष्ट्रभाषा परिषद और हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से प्रकाशित हुआ है। और यह नागरी लिपि हिंदी वर्तनी भी पहले बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही प्रकाशित हुआ था, मगर आज यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो इसका सही विकल्प अनंतलाल चौधरी। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया 1960 में, 1 मार्च 1960 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और आगे किस लिए कि संविधान का जो अनुच्छेद 351 है तो उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक केंद्रीय संगठन की जो है आवश्यकता महसूस की गई थी। तो उसी के आधार पर इसका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1960 में, यानी 1 मार्च 1960 में इसकी स्थापना हुई। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? तो अभी बताया 351वें अनुच्छेद में। तो यद्यपि इसके बारे में भी हम लोग जान लें कि अभी तक तो हम लोग यही जानते थे और पढ़े भी हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351वें अनुच्छेद में ही राजभाषाओं के बारे में वर्णन है और यह भाग 17 और अनुसूची 8वीं कहलाती है। यद्यपि संविधान के 120, 210 और 394 क में भी राजभाषा से संबंधित निर्देश है। इसमें 120 क्या है कि संसद की कार्यवाही, यानी कि संसदीय राजकाज की भाषा क्या होगी। तो इसमें हिंदी या अंग्रेजी होगी 343 क के अनुसार। और उसमें यह भी है कि अगर अध्यक्ष चाहे, कोई सांसद अगर अपनी भाषा में, मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 120 में है। और वैसे ही राज्यों की विधान सभाओं में विधायक या पार्षद, जहाँ विधान परिषद है, तो पार्षद की अभिव्यक्ति की भाषा क्या होगी? तो हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी या वहाँ की राजभाषा, क्षेत्रीय राजभाषा जिसको संविधान के द्वारा विधानमंडल ने राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। जैसे तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु है, केरल में मलयालम है। तो वैसे इधर उत्तर भारत में तो हिंदी है, अंग्रेजी है या उर्दू, जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को सहराजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका वर्णन 210 में है। और 394 का भी जो है बहुत ही विवादास्पद और हिंदी राजभाषा, हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग का यह सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। इसमें है क्या कि अगर
संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने में भाषागत अगर व्यवधान आता है तो उस स्थिति में संविधान का की जो मूल भाषा या जो मूल में है, जिसकी मूल संविधान की जो मूल भाषा है यानी कि जिसमें रचा गया है वह उसी को प्रमाणिक माना जाएगा, यानी कि अंग्रेजी प्रमाणिक मानी जाएगी, यानी कि अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाएगा। तो ये 394 क में है। तो सीधी सी बात है कि इसमें सही विकल्प होगा ग 351, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। किस लिए कि भारतवर्ष चूँकि विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं और भाषाओं में विवाद न हो तो उनके बीच सामासिक संस्कृति विकसित करने के लिए, सामासिक संस्कृति यानी कि दोनों भाषाई स्तर पर भी सब राज्य एक दूसरे से जो है मिल सकें के लिए 351वें अनुच्छेद में व्यवस्था दी गई है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता, अपभ्रंश का कोई स्वतंत्र व्याकरण नहीं रचा गया, वरन यह आनुषंगिक रूप में ही आया है। और हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की और शब्दानुशासन में उन्होंने शब्दानुशासन, उसी शब्दानुशासन के परिशिष्ट में उन्होंने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा। तो इसका सही उत्तर है क, हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण नामक हिंदी व्याकरण के लेखक हैं। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किशोरी, इसमें है कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु ने जो व्याकरण लिखा, तो कामता प्रसाद गुरु को प्रथम हिंदी का जो है व्याकरण माना जाता है। और कामता प्रसाद गुरु हिंदी शब्द सागर के रचना में लगे थे और उसके संपादक मंडल के सदस्य थे। तो उसी समय व्याकरण की जो है आवश्यकता महसूस हुई, तो उसकी जिम्मेवारी, अब हम लोग देखें हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखन की जिम्मेवारी यानी कि हिंदी का विकास नामक निबंध लिखने के लिए, शोधालेख लिखने के लिए शुक्ल जी को जिम्मेवारी दी गई थी। तो वैसे ही हिंदी का व्याकरण लिखने के लिए कामता प्रसाद गुरु जी को जिम्मेवारी दी गई। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जिसका नाम हिंदी व्याकरण है के लेखक कामता प्रसाद गुरु हैं। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। तो कामता प्रसाद गुरु तो हिंदी व्याकरण के लेखक हैं, जो कि हिंदी का प्रथम व्याकरण है। और किशोरी दास वाजपेयी, तो उन्हीं के समानांतर किशोरी दास वाजपेयी हैं। और इन किशोरी दास वाजपेयी ये मूल रूप से जो है संस्कृताचार्य हैं, संस्कृत व्याकरण के जो है जानकार हैं। और इनको हिंदी भाषा या का जो है पाणिनि भी जो है कहा जाता है। और यही नहीं, इनको हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहते हैं। हिंदी के पाणिनि ये हैं, और पाणिनि अभी चल नहीं रहा है, नया भी सीख ही रहा हूँ, पाणिनि और प्रथम वैज्ञानिक इनको कहा जाता है, हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक। तो इसकी रचना अच्छी हिंदी नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक। तो कामता प्रसाद गुरु ने तो हिंदी व्याकरण लिखा, और हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी का लिखा हुआ है। सही विकल्प किशोरी दास वाजपेयी यानी कि ख। अगला है, भारत की भाषा समस्या नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये दोनों नहीं है, कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी, हरदेव बहारी और रामविलास शर्मा। तो हरदेव बहारी हिंदी भाषा लिखे हैं, रामविलास शर्मा ने हिंदी भारत की भाषा समस्या लिखी, और इसमें इन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के बनने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। और इन्होंने ही भारत की भाषा समस्या में ही यह तर्क द्वारा सिद्ध किया था कि 1857 की क्रांति में पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा सैनिकों को और स्वतंत्र उस समय के गद्दर के नेताओं को जोड़ने की जिम्मेवारी अजीमुल्लाह को बहादुर शाह ने दी थी, और उन्होंने जो पत्र पहुंचाया था वह हिंदी में ही था। अब अगला प्रश्न, अब राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के। तो राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ के लेखक भी हैं
किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भाषा नामक भाषा विज्ञान ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये भाषा, लैंग्वेज, यह अंग्रेजी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इसके लेखक हैं ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड ने इसकी रचना की थी। सही विकल्प ब्लूमफील्ड। ग्रियर्सन के बारे में हम लोग जानते ही हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और लैंग्वेज और हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी कितने भी व्याकरण लिखा। मैकडोनाल्ड तो जो है विशेष करके ये जो शिक्षा में सुधार को लेकर के महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? राजभाषा विभाग यानी कि 1965 में तो 15 वर्ष के बाद राजभाषा के तौर पर प्रथम राजभाषा हिंदी को हो जाना चाहिए था, मगर जो है तमिलनाडु में और बंगाल में जो आंदोलन चला राजभाषा को लेकर के, तो उसके लिए जो है जो समिति बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था, जिस पर समिति भी जो बनी थी पंत की जो है अध्यक्षता में। तो उसके बाद भी जो विवाद जो चलते रहा, तो समन्वय की स्थापना के लिए केंद्रीय हिंदी समिति बनी। उसके बाद राजभाषा सचिव की समिति बनी, गृह मंत्रालय की समिति बनी, और हर एक मंत्रालयों में राजभाषा विभाग की जो है स्थापना हुई, और सबको मिला करके समन्वित प्रयास के लिए 1976 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड का गठन कब हुआ? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बोर्ड का गठन 1961 में हुआ है। यद्यपि इसके पहले यह बोर्ड हुआ करता था, तो बोर्ड का ही जो है रूप और उसको थोड़ा परिष्कृत करके और एक तरह से उस बोर्ड को का आधुनिकीकरण करते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना 1961 में। 1 अक्टूबर 1961 को हुआ था इसका गठन। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा नहीं है, ये तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही लगे रहे। इनके सेठी नहीं है, DS कोठारी, और यही जो है कोठारी आयोग का नाम हम लोग जो सुनते हैं। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए जो आयोग बना था उसके भी ये अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो शिक्षा नीति, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा नीति के भारतीयकरण के लिए, और जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा को समन्वित करते हुए एक नई शिक्षा नीति लाने के लिए जिस कोठारी आयोग का गठन हुआ था, तो उसके यही अध्यक्ष थे। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष DS कोठारी थे। पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी है। और सतीश धवन के तो बारे में जानते ही हैं कि इन्हीं के अंडर में इसरो जो है का जो है पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो है आरंभिक अध्यक्ष जो है देख लिए DS कोठारी, और इसके अध्यक्ष तो सुखदेव थोराट तो UGC के चेयरमैन रहे हैं। जगमोहन राजपूत ये NCERT के डायरेक्टर रहे हैं। प्रोफेसर अवनीश कुमार हैं, सही उत्तर प्रोफेसर अवनीश कुमार हैं। और डॉक्टर दिनेश सकलानी जो है ना, वे अभी वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही विकल्प प्रोफेसर अवनीश कुमार, ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, NCERT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें जो है जो NCERT का जो पहले जो है निदेशक होते हैं इसमें और अध्यक्ष होते हैं, वो दिनेश सकलानी निदेशक हैं। तो NCERT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर अवनीश कुमार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री होते हैं वे ही अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो सही विकल्प है इसका ख। अगला प्रश्न है कि राजभाषा के विकास के लिए स्थापित समितियों में से नहीं है? तो केंद्रीय हिंदी समिति, तो केंद्रीय हिंदी समिति 3 में समिति मिल रहा है और चौथा में विभाग मिल रहा है। तो ऐसे ही जो है स्पष्ट हो गया कि यही नहीं होगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, अगर राजभाषा विभाग समिति अगर कर देता है इसमें से, तो
कर दिया जाता तब तो जो है परेशानी हो सकती थी। तो इसलिए गहराई से जो है पढ़ना चाहिए, और शब्दों के साथ कंपटीशन में जो है खिलवाड़ भी किया जाता है, तो उस खिलवाड़ को कहाँ खेल किया गया है उसको भी जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। तो केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका जो है गठन हुआ, ये सही है। गृह मंत्रालय की समिति गृह मंत्री के निर्देशन में, और राजभाषा सचिव की समिति यानी कि जो विभिन्न मंत्रालयों, केंद्रीय हिंदी समिति, गृह मंत्रालय हिंदी समिति के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए राजभाषा सचिव की समिति बनी, तो यह भी सही है। और इसी राजभाषा सचिव की समिति के अंतर्गत ही राजभाषा विभाग कार्य करता है। तो समिति यह नहीं है, यह एक विभाग है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी बता दिया कि जो है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वे होते हैं, गृह मंत्रालय के लिए जो है गृह मंत्री होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय हिंदी समिति के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, राजभाषा विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष तो जो गृह मंत्री होते हैं उन्हीं के नियंत्रण और निर्देशन में यह विभाग काम करता है। तो वर्तमान अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो पहले मैं गलत बता दिया था, अध्यक्ष उच्चारण कर दिया था। तो सुखदेव थोराट, जगमोहन राजपूत पर बात हो ही गई है, अवनीश कुमार पर बात हो ही गई है। तो इसका सही उत्तर डॉक्टर दिनेश शुक्लानी एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। एनसीईआरटी का काम क्या है कि हिंदी में साहित्य रचना, साहित्य, समग्र साहित्य यानी कि पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, और प्रामाणिक रूप से और एकीकृत, और इसमें त्रिभाषा फार्मूला ही नहीं वरन अपेक्षानुरूप और जो है आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को राज्यों तक और वहाँ से केंद्रीय विद्यालय के छात्रों तक पहुँचाना एनसीईआरटी के निदेशक का दायित्व है, और इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर दिनेश शुक्लानी हैं। अब थोड़ा कोटेशन से आ जाता है, हिंदी से संबंधित कोटेशन। तो हिंदी भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अवश्य ही पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती। उक्त पंक्तियों के लेखक हैं। तो यह बात जो है कहने वाले महात्मा गांधी हैं, हिंदी के बड़े ही हितैषी थे। एक बात हम लोग को जो है ध्यान में रखनी होगी कि हिंदी के हिमायती और हिंदी भाषी ही अधिक रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि हिंदी आज अगर राजभाषा है तो हिंदी भाषियों की वजह से है। महात्मा गांधी गुजराती थे मगर ये हिंदी के पक्के समर्थक थे। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस और केशव चंद्र सेन भी ये जो है बंगाली थे मगर ये हिंदी के परम भक्त थे। तो आगे भी और आएगा प्रश्न। तो अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी तो ये भी जान लें कि इसका कारण ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ही रहे हैं। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देने की जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के ऊपर डाली जाती है। अगर ये लोग उस समय उन दक्षिण भारतीय हिंदी हितैषियों का समर्थन किए हुए रहते तो आज भाषा विवाद बहुत कुछ सुलझ गया होता। तो इसका सही विकल्प घ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिखाई पड़ती है। सी राजगोपालाचारी, टी राघवाचार्य। सी राजगोपालाचारी तो जब तमिलनाडु राज्य बना और तो उसके ये मुख्यमंत्री हुए थे, प्रथम मुख्यमंत्री। और इन्होंने दक्षिण भारत में मद्रास में विद्यालयों में हिंदी शिक्षण को अनिवार्य किया था। और टी विजय राघवाचार्य जो थे राजभाषा पर जो संविधान सभा में बैठक हो रही थी और विमर्श हो रहा था तो उसके ये सदस्य थे। तो दोनों सही है। तो क भी सही है, ख भी सही है और दोनों सही है। तो उत्तर इसका जो है घ होगा। सभी सही है
यानी कि यहाँ पर देख लीजिए दोनों विकल्प सही है, दोनों सही है, मगर इसमें सर्वाधिक सटीक ऐसे भी प्रश्न भरमाने के लिए जो है पूछा जा सकता है। आप झटके पर मारिएगा कि क भी सही है, ख भी सही है, तो वहीं पर जो है रुक जाइएगा, आगे बढ़िएगा नहीं, तो नहीं, अंतिम तक जो है पहुँचना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, यानी कि सभी सही है। अगला प्रश्न, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्व सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। यानी हिंदी ज्ञान को जरूरी बताया संविधान सभा में। राजगोपालाचारी के बारे में हम लोग जान गए। ये तीनों लोग जो हैं संविधान सभा में ही राजभाषा पर जो विचार हो रहा था उसके ये सदस्य थे। मगर यह बात कहने का श्रेय जाता है C.P. रामास्वामी अय्यर को, यानी कि भारत को भाषाई स्तर पर ऐक्य स्थापित करने के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को देखते हैं। C.P. रामास्वामी अय्यर, सही विकल्प ग। अगला प्रश्न, हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। देख लीजिए, कहा ना कि सबसे ज़्यादा समर्थन हिंदी का दक्षिण भारतीयों ने किया, तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा अय्यर ने क्या कहा था कि जो है एकता स्थापित करने वाली भाषा, और यहाँ पर अनंत स्वामी अय्यर ने कहा कि जोड़ने वाली भाषा कौन है, हिंदी है। तो सही विकल्प घ, अनंत सैनम अयंगर। उसके बाद अगला है, जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी भी होना चाहिए। यानी कि राष्ट्र प्रेम सिर्फ जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम दर्शाना नहीं, और पहले की जो है भारत का जो है जय गान कीजिए, और उसके बाद जो राष्ट्रभाषा क्या होगी, राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा जो है किसी भी राष्ट्र की जो है पहचान होती है, मगर दुर्भाग्य है कि जो है भारत के पास अभी तक कोई राष्ट्र भाषा नहीं हुई है विवादों के कारण। तो यह राष्ट्रभाषा को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने का जो जोड़ने की बात रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने कही थी। अगला प्रश्न, मैं यदि तनाशाह होता, यानी कि तनाशाह कब होता है कि जब मैं मेरा बस चलता, यानी कि जो मैं कह दिया वहीं जो है नियम कानून, तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी अपनाए जाने पर भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत ही इलाज होना चाहिए। यह कथन यंग इंडिया में जो छपा था, तो समझ गए कि महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ही जो है हिंदी नहीं, विशेष करके वे हिंदुस्तानी, यानी कि जिसमें चूँकि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते थे, गंगा जमुनी तहजीब की जो है बात करते थे, और तो इसलिए ये हिंदी अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जो है हिंदुस्तानी के जो है समर्थक थे। और इनके सामने तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा का एक जो है उदाहरण भी था कि यहाँ के लोग जो है कहते थे कि जो है चूँकि अंग्रेजी में हम लोग बहुत दिनों तक जो है काम करते रहे हैं, अंग्रेजी में काम करना आसान है, हिंदी हमारे लिए नई भाषा है, तो इसलिए इसको सीखने के लिए कुछ समय दिया जाए। तो उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि अगर मैं तनाशाह होता तो जिससे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वहाँ पर तुर्की भाषा, अंग्रेजी की जगह पर तुर्की भाषा अनिवार्य कर दिया था, और कथन था, और उसके संबंध में यह प्रचलित है कि उसने जो है पूछा अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कि यहाँ की अब जो है अब तो विदेशी शासन से हम लोग मुक्त हो गए, अब तो देसी भाषा में हम लोग का कामकाज होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि जो है चूँकि जो प्रसंग भारत में आया था कि सीखने का अवसर दिया जाए, तो वो कहे कि जो है समझ लीजिए कि आप लोग सीख लिए, और आज ही से और अभी से सारा कामकाज तुर्की भाषा में करना जो है शुरू कर दीजिए, और वह समय आरंभ होता है अब से। तो यही जो है आदर्श था कि आज़ाद होने के साथ ही, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपना लेना चाहिए। यह एक बहुत ही बुराई भी है, और यह एक तरह से रोग है, और इस रोग से तुरंत
मुक्त होना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। यह गांधी जी का कहा हुआ है। सही विकल्प घ। अगला प्रश्न, हिंदी और उर्दू दो नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर है। आ गया हिंदी, अभी बताया कि हिंदी हिंदू और मुसलमान के बीच ऐक्य के हिमायती थे गांधी जी, तो इसका उत्तर जो है गांधी जी होगा। तो स्टेटमेंट्स देख लें, ध्यान दीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, और 14 सितंबर को भाषण उसन में ये काम भी आएगा। तो हिंदी और उर्दू नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से है। जब संविधान सभा में हिंदी और अंग्रेजी के हिंदी अंग्रेजी और उर्दू को लेकर के जब विवाद चल रहा था कि जो तत्समनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए, जिसके समर्थक सी राजगोपालाचारी, विजय राघवाचार्य, रामास्वामी अय्यर और अयंगार जो थे, ये लोग जो है टी.एस. अयंगार, ये लोग तत्समनिष्ठ हिंदी के हिमायती थे, यानी कि जिसमें संस्कृत का जो है बाहुल्य हो। और कुछ लोग जो थे जिसमें नेहरू जी भी थे, गांधी जी भी थे, तो नेहरू गांधी जी तो उसमें नहीं थे, तो ये लोग गोविंद बल्लभ पंत थे, ये लोग उर्दूनिष्ठ हिंदी के हिमायती थे, जिसके बारे में राजा शिव प्रसाद से सितारे हिंद ने भी वकालत की थी, जो स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने मिडिल स्कूल में उर्दूनिष्ठ हिंदी का प्रचार प्रसार का प्रयास किया था। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। सही विकल्प घ। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर ही देश का उत्थान किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन राजा राम मोहन राय का है। आप जानते हैं कि इन्हीं राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड जो है निकला था कलकत्ता से, जिसके संपादक थे जुगल किशोर संस्थापक संपादक थे उदंत मार्तंड के। तो सही उत्तर ख, यानी कि राष्ट्रभाषा बना करके ही देश का उत्थान किया जा सकता है, कथन राम मोहन राय का है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन स्थापित करने में समर्थ होंगे, वहीं सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। यह कथन केशव चंद्र सेन ने कहा था। कब? जब दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन से मिले थे। तो उस समय चूँकि स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत में जो है भाषण देते थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है संस्कृत में भाषण मत दीजिए, हिंदी में दीजिए, और यही हिंदी आपको महान बनाएगी और आप भारत बंधु कहला सकेंगे। और हिंदी भाषा के माध्यम से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा कहा गया कथन है, जो उन्होंने दयानंद सरस्वती का मार्गदर्शन करते हुए कहा था। अगला प्रश्न, हिंदी भारतवर्ष के हृदय देश स्थित करोड़ों नर नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। यह भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर ये हिंदी क्षेत्र में आए और इन्होंने भारत भारती की रचना की, और भारत भारती की वजह से ही ये एक तरह से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हुए। तो यह कथन किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का सही विकल्प ख। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र गया मगही का है, भागलपुर अंगिका और बच्चिका अंगिका का है, आरा जो अब आरा और उसके आसपास पहले आरा मुख्यालय हुआ करता था शाहाबाद जिला का, तो आरा, बलिया, छपरा, गाजीपुर की जो है भाषा भोजपुरी है। तो आरा जो है भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। दरभंगा तो जानते ही रहे हैं कि यह मैथिली का क्षेत्र है। सही उत्तर ग। अगला, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा, उत्तर घ।
अब पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा के किस रूप से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास, पहले प्रश्न आ चुका है, बता चुका हूँ। तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और शौरसेनी में भी 3 शौरसेनी के रूप हैं, पश्चिमी शौरसेनी, माध्यमिक शौरसेनी और उत्तरी शौरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी का विकास यहाँ पर विकल्प चूँकि शौरसेनी है तो शौरसेनी से हुआ है। वैसे सटीक विकल्प माध्यमिक शौरसेनी। अगला, ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश भाषा के किस रूप से हुआ है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी भाषा समूह की उपभाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शौरसेनी। चूँकि पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी, माध्यमिक शौरसेनी से हुआ है, माध्यमिक शौरसेनी। तो इसलिए माध्यमिक नहीं है, मगर जो है शौरसेनी, अगर विकल्प रहता पश्चिमी शौरसेनी, उत्तरी शौरसेनी, तो उस स्थिति में आपको परेशानी हो सकती थी। तो या भी याद रखेंगे कि माध्यमिक शौरसेनी। अगर सिर्फ शौरसेनी रहे तब तो ठीक है, अगर पूर्वी पश्चिमी माध्यमिक हो जाए और उत्तरी, तो वहाँ पर माध्यमिक शौरसेनी सटीक उत्तर होगा ख। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं तो रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, कनौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? कनौजी, तो कनौजी दिल्ली के आसपास, तो दिल्ली के आसपास पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। तो इस तरीके इसका सही विकल्प होगा क, यानी पश्चिमी हिंदी की यह भाषा है। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है? तो पश्चिमी हिंदी में के बारे में जान ही गए हैं कि सूत्र भी बताया था, क खबुदनी बड़ा था, कनौजी, हरियाणवी, बुंदेली, निमाड़ी, ब्रज, ताजुपे की खड़ी बोली। और पूर्वी हिंदी के बताया था पुअमा अबच, पू का मतलब पूर्वी हिंदी, उसका अर्धमागधी, अमा के अर्धमागधी, और उसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा है। उसके बाद हिंदी के कितने उपभाषा वर्ग हैं बताया जा चुका है कि ग्रियर्सन ने जो है आधुनिक हिंदी आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी के 5 वर्ग बताए: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो सही विकल्प ख 5। अगला प्रश्न, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग नहीं है? तो राजस्थानी और पहाड़ी, तो राजस्थानी और पहाड़ी शौरसेनी अपभ्रंश से है। राजस्थानी पश्चिमी शौरसेनी से निकली है, पहाड़ी उत्तरी शौरसेनी से निकली है, जिस पर खस का भी प्रभाव है। और राजस्थानी और गुजराती, राजस्थान के बगल में ही गुजरात है, तो गुजराती भी जो है पश्चिमी शौरसेनी से निकली है। और गुजराती और पहाड़ी यहाँ दोनों, यहाँ गुजराती भी निकली है, पहाड़ी भी निकली है, तो इसलिए यह भी विकल्प सही है। और गुजराती और बंगाली, बंगाली जो है बंगाल की भाषा, गुजराती तो उससे निकली है, मगर बंगाली इससे नहीं निकली है, वरन यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो इसका विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो सिंधी भाषा सिंध क्षेत्र में जो है ब्राचड़ का अपभ्रंश के रूप का जो है चलता है, तो ब्राचड़ है। तो इसका सही विकल्प ख, यानी कि ब्राचड़। अब सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ब्राचड़ से हुआ है। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और लिखा है अपने हिंदी साहित्य की जो है भूमिका में कि हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? तो बांगरू को ही जो है खड़ी बोली भी कहते हैं। तो खड़ी बोली किस में है? तो पश्चिमी हिंदी में है। तो सही विकल्प क, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की प्रथम राजभाषा कब घोषित किया गया? तो प्रथम राजभाषा यानी कि राजभाषा तो घोषित कर दिया गया 14 सितंबर 1949 को ही, मगर वह सहभाषा के रूप में रही थी, क्योंकि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी में कामकाज होते रहेगा और उसके बाद आयोग बनेगा। आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करके समिति अपना निर्णय देगी, संस्तुतियाँ देगी। उसके बाद राजभाषा के विवाद का निपटारा हो जाएगा। उसी समय 1963 में आंदोलन चला तमिलनाडु और बंगाल में। तो 1965 26 जनवरी 1965 को प्रथम राजभाषा बनाया गया, यानी और अंग्रेजी को सहभाषा बनाया गया। इसके पहले अंग्रेजी प्रथम राजभाषा थी और
हिंदी सहभाषा थी। सही विकल्प घ 26 जनवरी 1965। 14 सितंबर 1949 किस लिए प्रसिद्ध है कि इसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। और इसी दिन संविधान सभा में भाषा का जो विषय रखा गया था उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और 26 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी दिन गणतंत्र घोषित हुआ। और 14 सितंबर 1956, तो 1956 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 56 की इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषाई आधार पर, और पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र। तो सही विकल्प होगा इसका घ 26 जनवरी 1965।